नमस्कार दोस्तों। विकी अब धीरे धीरे दोस्तों फाइनेंशियली एजुकेट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हम अमीर बनने के जो भी स्टेप ले रहे हैं उसके अंदर ये जो स्टेप है इसके अंदर वो समझेगा कि दोस्तों मिडिल क्लास लोग क्यों मिडिल रह रहे हैं। आज हम ऐसे 10 पॉइंट कंसीडर करेंगे कि जिसकी वजह से मिडिल क्लास जो आदमी है वो मिडिल क्लास से बाहर निकल सकता है। और विकी कि जो हमारा अमीरी की ओर बढ़ने की ओर एक कैरेक्टर है, जो अभी फिलहाल नए नए कॉलेज में गया है, वो अमीर बनना चाहता है। उसने पिछले सारे स्टेप को ठीक से समझ लिया है और फॉलो भी कर रहा है, लेकिन इस स्टेप को समझने के बाद उसे क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो समझ में आएगा। तो दोस्तों आज जानेंगे 10 स्टेप जो हमें रिच माइंडसेट बनाएगा, जो हमें मिडिल क्लास से बाहर ले जाएगा। पहला है दोस्तों नो बेड लोन। दोस्तों हम मिडिल क्लास लोग क्या कर लेते हैं, अगर किसी की पैसों की समस्या आ गई तो तुरंत हम किसी के पास से लोन ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपने आजू बाजू भी देखता हूं कि किसी के पास से 1%, 1.5% या 2% की लोन ले लेते हैं। मुझे लगता था कि 1.5-2% तो बहुत मामूली अमाउंट है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये 1.5 या 2% दोस्तों सालाना नहीं है परंतु मंथली है। फिर मुझे ताज्जुब हुआ कि यार 2% मंथली यानी कि सालाना 24%। जो वॉरेन बफेट सबसे महान इन्वेस्टर है वो भी सालाना दोस्तों 22% रिटर्न लाते हैं। तब मेरा दिमाग एकदम खुल गया। तब मुझे पता चला कि क्यों मिडिल क्लास लोग दोस्तों 1.5-2% एक छोटी सी अमाउंट समझ लेते हैं, छोटा सा इंटरेस्ट रेट समझ लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा डिजिट है। इसलिए कभी भी दोस्तों जो हम मिडिल क्लास लोग होते उनको अगर लोन लेनी ही पड़े तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट पे ध्यान रखना चाहिए, जो बन सके उतना कम से कम लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों जो रिच माइंडसेट वाला आदमी होता है, जो अमीर लोग होते हैं, कभी भी बेड लोन में नहीं जाते। दोस्तों एक दूसरा गुड लोन भी होता है, लेकिन वो हम किसी दूसरी वीडियो में समझेंगे। लेकिन पहली चीज यह ध्यान रखेगा कि हमें कभी भी बेड लोन नहीं लेनी है। दूसरी चीज विकी यह समझा दोस्तों कि जो भी हमारे बिल है वो हमें ऑन टाइम पेमेंट करने चाहिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, उन्हें 45 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, इसलिए दोस्तों इंपल्सिव बाइंग कर लेते हैं। कहीं मॉल में घूमने गए या कहीं कुछ देख लिया, उनके पास तो क्रेडिट कार्ड होता है, चलो बाद में पेमेंट कर देंगे। इसकी वजह से वो पेमेंट तभी के तभी कर देता है, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आता है तब उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं होते। इसलिए दोस्तों हमें पेमेंट पूरा करना है और ऑन टाइम कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में दोस्तों अगर आप एक भी दिन चुकते हो तो दूसरे दिन से दोस्तों जितना भी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर दोस्तों 3 से 4% मंथली बोल रहा हूँ, मंथली यानी सालाना दोस्तों 40 से लेकर 50% तक भी इंटरेस्ट लग सकता है। इसलिए दोस्तों जो भी बिल आपने ऑनलाइन है वो ऑन टाइम पेमेंट करना चाहिए। इसमें मैं एक आपको टिप्स देता हूँ कि जिसकी वजह से आप ऑनलाइन जो भी पेमेंट करें उसको आप कभी भी मिस ना कर पाओ। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो उसमें ऑटो डेबिट रखिए। कोई भी ऐसी चीज है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों उसको आप ऑटो कर सकते हो कि जिससे आपको याद रखना ना पड़े, आपको ऑटोमेशन पे लगा देना चाहिए। तो दूसरी चीज ध्यान रखेगा दोस्तों, ऑलवेज पे बिल ऑन टाइम। तीसरी चीज है दोस्तों जो अमीर लोग करते हैं कि वो हमेशा बी इंश्योर्ड। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को इंश्योर रखते हैं। वो हमेशा 2 चीजों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अगर घर में कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए दोस्तों उसका जो इन्वेस्टमेंट है या उनका जो भी कॉर्पस है वो कभी भी हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस पूरा फैमिली का लेना चाहिए, क्योंकि किस बंदे को क्या हो जाए हमें नहीं पता होता। और दूसरी चीज होती है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस। अगर खुदा ना खास्ता अगर कमाने वाला आदमी को ही कुछ हो गया तो फिर घर कैसे चलेगा। इसलिए दोस्तों अमीर लोग 2 काम सबसे पहले करते हैं, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस लेना। चौथी चीज जो मिडिल क्लास लोगों को दोस्तों अमीर बनने से रोकती है वो है कि वो उनके पास कभी भी इमरजेंसी फंड नहीं होता। जो कि रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने का जो इमरजेंसी फंड होता है वो अपने अकाउंट में रखते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मान लो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है कि हमारी जॉब चल रही हो, हमारी सैलरी भी आ रही हो, तो हमें लगता है कि हमें इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है। लेकिन कई सारे ऐसे किस्से, कई सारी ऐसी घटनाएं बन सकती है दोस्तों जिसके अंदर आपको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, इसके लिए भी इमरजेंसी फंड जरूरी है। और दूसरा मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, आप खुद समझिएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों आपकी जॉब चल रही है, पिछले थोड़े सालों में कोविड आ गया तो कई लोगों की जॉब चली गई थी। अभी हुआ क्या कि नई जॉब भी नहीं ले सकते और घर पे ही रहना पड़ा। उस टाइम दोस्तों इमरजेंसी फंड ये 6 महीने तक जैसे आपका घर चल रहा था उसी तरह आपका घर चलते रहेगा, तब ये इमरजेंसी फंड काम लग जाता है। अगर मान लीजिए दोस्तों खुदा ना खास्ता अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन हो गए, आपने हेल्थ इंश्योरेंस अगर मान लीजिए ले भी रखा है, फिर भी अगर वो जो दवा खाने का हॉस्पिटल का बिल है वो तो हेल्थ इंश्योरेंस दे देगी दोस्तों। लेकिन मान लीजिए अगर दोस्तों सीरियस इंजरी और 6 महीने तक आपको बेड रेस्ट ही कहा गया है डॉक्टर की सलाह से, तो आप 6 महीने तक आपका घर कैसे चलेगा। उस टाइम भी दोस्तों ये इमरजेंसी फंड काम लग जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर मान लीजिए दोस्तों कि आपकी जॉब कुछ भी रीजन से अगर चली गई तो आपको नई जॉब फाइंड करने के लिए दोस्तों पूरा का पूरा समय मिल जाता है कि आपको अपनी मनचाही जॉब हासिल कर पाए। क्योंकि दोस्तों जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक ये इमरजेंसी फंड से आपका घर चलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है
कि हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है, फिर हम ऐसे एंजाइटी में आ जाते हैं और ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि जो जॉब मिले वो कर लेते हैं, चाहे उसमें हमारा मन लगता हो, वो चीज़ हमें अच्छी लगती हो या ना हो, उसकी सैलरी कुछ भी हो, चाहे वो मजदूरी की तरह भी काम कराते हो तो भी हम उस जॉब सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक इमोशनल डिसीजन होता है दोस्तों। लेकिन इससे बाहर आने का एक ही रास्ता है दोस्तों कि आप अपने अकाउंट में हमेशा 6 महीने का कॉर्पस हमेशा रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका घर का खर्चा 15,000 है तो मल्टीबाई 6 यानी कि हो गए 90,000, यानी कि तकरीबन 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। यहाँ भी मैं एक छोटी सी टिप्स देता हूँ दोस्तों, आप अपने अकाउंट में ऑटो स्विप नाम की फंक्शनलिटी आती है जो ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ऑटो स्विप फंक्शनलिटी में आपको सेविंग अकाउंट में आपके पैसे रहेंगे और एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। कई बार दोस्तों एफडी अगर टूट जाती है तो हमें पेनल्टी लगती है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको एफडी तोड़वाने की भी जरूरत नहीं होती, वो ऑटो स्वीप होती है, अपने आप ही एफडी में चली जाएगी और अपने आप ही आ जाएगी। आप जब चाहे तब उसमें से पैसे निकाल सकते हो। 5वां पॉइंट है दोस्तों कि हमेशा जो रिच माइंडसेट लोग हैं वो इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर करते हैं, यानी कि उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद, 6 महीने का इमरजेंसी फंड करने के बाद अगर अमाउंट बढ़ जाती है तो हमेशा वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके अंदर वो रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, उनके जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं उनके लिए प्लानिंग करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म गोल उसके लिए प्लानिंग करते हैं, अगर कोई वेकेशन पे जाना है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। यानी कि फ्यूचर में जो कुछ भी वो करना चाहते हैं वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जबकि मिडिल क्लास बंदा होता है वो पे चेक टू पे चेक बिल भरते रहता है और कभी भी अमेरिकी बनने की ओर आगे बढ़ता ही नहीं है। और छठी चीज, फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द एक्टिव इनकम। दोस्तों कई सारे फाइनेंशियल वीडियो आप देखते होंगे, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते होंगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन ये जो छठा पॉइंट है इसके बारे में कोई नहीं बताता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हम इन्वेस्टमेंट भी तब कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ बचेगा। दोस्तों हमेशा क्या करना चाहिए कि जो भी आप एक्टिवली कमा रहे हो, जो आप जॉब से कमा रहे हो, अपने स्मॉल बिजनेस से कमा रहे हो, ज़्यादातर मेरे वीडियो दोस्तों 18 से लेकर 25 साल के जो अपने 20s में वो वीडियो ये देखते, तो वो शायद उनकी इतनी इनकम नहीं रहती होंगी और शायद मोस्ट ऑफली जो भी करते होंगे, तो उनको क्या देखना होगा कि अपनी स्किल बढ़ानी होगी, नई स्किल सीखनी होगी जिससे कि उनकी सैलरी बढ़े। क्योंकि अगर सैलरी बढ़ेगी दोस्तों तो ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर पाओगे। अगर आप करियर के स्टार्टिंग में हो तो शायद अभी आप 500, 1000 या 2000 की एसआईपी कर रहे होंगे। अगर आपके मान लो सैलरी अगर 5 से 10,000 बढ़ गई, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज ना किया तो मान लीजिए वो 2000 की एसआईपी अगर 7000 की बन गई, इट इज़ द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि दोस्तों ये 5000 बहुत बड़ी अमाउंट हो जाते हैं उस बंदे के लिए। इसलिए जो मिडिल क्लास में हम जैसे लोग हैं हमेशा उनको एक्टिवली मैं अपनी सैलरी कैसे बढ़ाऊँ, बिजनेस अगर छोटा कोई है तो उसको कैसे ग्रोथ करूँ, उस पर फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। 7वां पॉइंट है दोस्तों अवॉइडिंग द लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। कई बार क्या हो जाता है दोस्तों 20s में हमारी अगर सैलरी बढ़ जाती है तो उसके साथ दोस्तों हम हमारे जो आसपास के हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके पास कौन सा नया मोबाइल है, कौन सी नई चीज़ है, उसके कारण हम भी ज़्यादा महंगी चीज़ें लेने लग जाते हैं। यानी कि हम हमारा लाइफस्टाइल जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा देते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि विकी की जो सैलरी थी 20,000 रुपये थी, लेकिन उसका जो एक्सपेंस था हर महीने का वो 15,000 रुपये था और 5,000 वो इन्वेस्टमेंट करता था। लेकिन अगले साल दोस्तों उसने अपने काम में अच्छा फोकसली काम किया, एक अच्छा रिजल्ट दिया, तो उसके कंपनी ने उसे 20,000 से लेकर 30,000 का बोनस दिया, बोनस यानी कि इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब उसकी सैलरी 30,000 रुपये हो गई है। लेकिन दोस्तों विकी अगर क्या करता है, उसके पास दोस्तों नॉर्मल सा 15,000 का फोन था, लेकिन उसके सारे फ्रेंडों के पास उसने देखा कि आईफोन ले रहे, तो उसने ईएमआई पे नो कॉस्ट ईएमआई का लालच उसे मिल गया क्रेडिट कार्ड से, तो उसने दोस्तों वो मोबाइल ले लिया। यानी उसका इम्प्लेस अभी एक्सपेंस उसका दोस्तों महीने का 15,000 था, वो अभी 25,000 हो चुका है। अभी इससे हो क्या रहा है दोस्तों, जब 20,000 सैलरी थी तब 15,000 में घर चल रहा था, अब उसकी सैलरी 30,000 होगी तो उसका दोस्तों 25,000 में घर चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस कीजिएगा कि उसको 50% इसका इंक्रीज मिला है, यानी 20,000 का 30,000 रुपये उसके हो गए। लेकिन साथ ही में दोस्तों उसका जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो 15,000 से लेकर 25,000 चला गया, यानी कि दोस्तों उसका भी 10,000 इंक्रीज हो गया। यहाँ पे सैलरी 10,000 इंक्रीज हुई, वहाँ पे लाइफस्टाइल भी 10,000 इंक्रीज में, अभी भी उसका इन्वेस्टमेंट दोस्तों 5,000 ही है। यानी कि दोस्तों अगर आपकी एक्टिव इनकम बढ़ भी जाए, अगर अब आप इस तरह के फाइनेंशियल वीडियो ना देखें तो कई सारे लोग दोस्तों ये लाइफ टाइम इन्फ्लेशन के फंस जाते हैं और वही के वही रह जाते हैं और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए दोस्तों, उसको 50-30-20 का जो रूल्स है वो रिवर्स फॉर्मेट में अप्लाई करना चाहिए। यानी कि जितनी सैलरी बढ़ी है उसका 50% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 30% वॉन्ट्स की ओर जाना चाहिए और 20% अपनी लाइफस्टाइल बढ़ानी चाहिए। इस एग्जांपल में अगर 15,000 में घर चल रहा था तब उसका 20% हो जाता है 3,000, तब उसकी लाइफस्टाइल दोस्तों 15,000 से लेकर 18,000 तक ही बढ़ानी चाहिए। 8वां पॉइंट है दोस्तों कंज्यूमिंग द एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल कंटेंट।
अगर दोस्तों आप इस टाइम तक भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप अमीरी की ओर एक स्टेप आगे हो दूसरों से। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दोस्तों कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करते, एजुकेशनल कंटेंट नहीं लेते। आजकल के मैं दुनिया में देखते जाओ तो 90% है दोस्तों शॉर्ट टर्म वीडियो देख लेते, क्विक उनको शॉर्ट में एंटरटेनमेंट चाहिए इसलिए शॉर्ट देखते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट होता है उसे मिस कर जाते हैं। अगर दोस्तों आप पीरियोडिकली या कंटिन्यूअसली एजुकेशन इस तरह के वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आप अपने आप को ग्रोथ कर रहे हो। ये ग्रोथ आपको पैसे में नहीं समझ में आएगी दोस्तों, इसका जो नॉलेज है, इसका जो ग्रोथ है दोस्तों आने वाले सालों में कंपाउंडिंग के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के कंटेंट देखने से क्या होता है दोस्तों, हम हमेशा ही हमारे लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। रोज दोस्तों पीरियोडिकली अपना अपना नेटवर्क काउंट करना चाहिए कि मेरे पास कितने पैसे हैं, जिससे कि जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जो अमाउंट है वो आपको हमेशा याद रहे। इसलिए ऑलवेज दोस्तों अपने खुद पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एजुकेशनल कंटेंट को कंज्यूम करना चाहिए। जो 9th पॉइंट है दोस्तों, यू आर ऑलवेज द प्लेइंग द राइट गेम। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि जैसे हमारे 4 से 5 फ्रेंड होंगे वैसे ही छठे फ्रेंड हम हो जाएंगे, ऐसे कहा जाता है। यानी कि जैसे हमारे आजू बाजू में लोग रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। किसी बड़े व्यक्ति ने ऐसे ही कहा, आप मुझे आपके फ्रेंड बता दीजिए, उससे मैं बता सकूंगा कि आपका फ्यूचर क्या है। इसलिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मैंने आगे भी एग्जांपल में कहा, अगर हमारे फ्रेंड के पास अगर दोस्तों आईफोन है तो जरूरी नहीं कि हमें भी आईफोन ही लेना है। अगर उसकी लाइफस्टाइल हमसे बेहतर है तो जरूरी नहीं है कि वो हमें भी वो लाइफस्टाइल अचीव करना है। हो सकता है उसकी लाख सैलरी हो और आपकी 30,000 सैलरी हो तो वो अफोर्ड कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। आपको एक्टिव इनकम बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए, फिर अपना जो शौक है उसको पूरा करनी चाहिए। आपको कभी भी स्टेटस गेम में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों पिछले कई वीडियो मैंने बनाए थे उसमें भी मैंने कहा था कि नवल रविकांत है, उन्होंने भी कहा था कि हमें स्टेटस गेम नहीं खेलना चाहिए। अगर किसी ने गाड़ी ले ली तो हमें भी लेनी चाहिए, क्योंकि हमें दूसरे को दिखाना है। आप अगर स्टेटस गेम में रहोगे तो ऑलवेज दोस्तों आप एक इनसिक्योरिटी फील करोगे। अगर आपके पास आईफोन है और आपके फ्रेंड के पास आईफोन नहीं है तो तब तक ही अच्छा लगेगा जब तक उनके पास आईफोन नहीं आ जाता। जैसे ही उनके पास आपसे अच्छा आईफोन आया जाएगा तो आपको नया फोन लेने के लिए नए ट्रैप में फंस जाओगे, फिर कभी भी आप वेल्थ गेम कभी भी खेल ही नहीं पाओगे दोस्तों। इसलिए आपको दोस्तों जो सोसाइटी में लोग हैं उनसे कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद को कंपटीशन देनी चाहिए, जो है दोस्तों वेल्थ गेम। आपको स्टेटस गेम की ओर नहीं भागना चाहिए बल्कि वेल्थ गेम खेलनी चाहिए। इसके अंदर दोस्तों आपका जो फाइनेंशियल अचीवमेंट अमाउंट है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट है, उसको कैसे आगे मैं ग्रोथ करूँ। इस साल मैंने इतना ग्रोथ किया तो अभी मैं आगे ग्रोथ करने के लिए क्या करूँ, मेरे पैसे को मैं क्या पार करूँ जिससे कि कंपाउंडिंग की मदद से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ सकूँ। इस पे आपको ध्यान देनी चाहिए। और 10वां पॉइंट है दोस्तों, हाउ मच शुड यू अर्निंग। कई सारे लोगों को दोस्तों जो हम मिडिल क्लास होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि हमें पैसे कितने कमाने हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप रैंडम भी पूछ लेना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, किसी भी फ्रेंड को आप ऐसे ही पूछ लो कि यार तू कितने पैसे कमाना चाहता है, या तो दोस्तों बहुत छोटी अमाउंट बता देगा या इतनी हाइपोथेटिकल इतनी बड़ी अमाउंट बता देगा कि उसको रियलिस्टिक ही नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको रियलिस्टिक में रह के आपको पहले कैलकुलेशन करनी चाहिए। अगर मेरा महीने का खर्चा इतना है तो आने वाले सालों में इन्फ्लेशन 5 से 6% बढ़ेगा तो आने वाले सालों में मुझे इतना पैसा लगेगा। उसको मल्टीप्लाई अगर 25 कर दोगे तो आपको एक अमाउंट मिल जाएगी कि आपको कितना पैसा। अगर हमारे पास एक्स अमाउंट में हो, अगर वो अमाउंट अगर हमने कहीं एक सेफ इन्वेस्टमेंट में अगर रख दिया जाए, उससे जो पैसिव इनकम होगी या उससे मेरा घर चल पाएगा। अगर उतना अमाउंट आपके पास है तो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। इसलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रख दिए, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए जो अमाउंट आपको चाहिए वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तब हमेशा अपने गोल की ओर बढ़ते रहेंगे। वरना दोस्तों अगर फिर तो हमारी नैया ऐसी है कि जो कहीं भी जा सकती है उसे अपनी मंजिल नहीं पता हो। इसलिए कई सारे बंदे को यही नहीं पता होता। यहाँ पे मैं फिक्स कैलकुलेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हम हर लोगों की लाइफस्टाइल अलग है, हर लोगों की वांट्स अलग है, नीड अलग है। इसलिए कोई अमाउंट किसी के लिए 10 करोड़ भी बहुत बड़ी चीज़ होगा और अंबानी जैसे लोगों के लिए 10 करोड़ भी एक दिन का खर्चा होगा। किसी लिए 1 करोड़ भी फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट हो सकता है, किसी लिए 100 करोड़ भी कम पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार आपको कैलकुलेट करना चाहिए। बस दोस्तों अगर आप ये 10 पॉइंट को अगर ध्यान में ले लेते हो और उस पर चलते रहते हो तो आप आने वाले सालों में वेल्थ क्रिएशन कर पाओगे और सुकून भरी जिंदगी को हासिल कर पाओगे। बस इसी तरह के वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। महेश बच्चाव साइनिंग ऑफ। जय हिंद।